नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला, संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना। पीएम ने यात्रा को भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए बताया अहम। अमेरिका के साथ प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा। छात्रों को तनाव पर ध्यान न देने की दी सलाह। शिक्षकों और अभिभावकों को दिया संदेश। कहा, हर बच्चा होता है खास, न डाला जाए प्रेशर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में किया पवित्र स्नान। मां गंगा की पूजा और आरती की। देशवासियों की कुशलता की कामना। भाजपा ने कार्यकर्ताओं को कुंभ में व्यवस्था संभालने में प्रशासन की मदद के दिए निर्देश। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का बेंगलुरु में हुई शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15वें संस्करण में हुए शामिल। कहा, रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है भारत की आत्मनिर्भरता। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज करेंगे एल्यूमीनियम और स्टील आयातों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा। अमेरिका में नई ट्रेड पॉलिसी लागू करने की ओर एक बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचेंगे। द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से दोनों ही देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहद अहम हैं और ऐसे में पीएम की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंधों पर भी चर्चा होगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। ऐसे में सभी की निगाहें अब बैठक पर टिकी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना होने से पहले एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति मैक्रों के निमंत्रण पर मैं 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर रहूंगा। पेरिस में मैं एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करने के लिए उत्सुक हूं, जो विश्व नेताओं और वैश्विक तकनीकी सीईओ की एक सभा है, जहां हम समावेशी, सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से नवाचार और व्यापक सार्वजनिक भलाई के लिए एआई प्रौद्योगिकी के सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये यात्रा राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 क्षितिज रोड मैप पर प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। हम फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए ऐतिहासिक फ्रांसीसी शहर मार्सेले की यात्रा करेंगे और वैश्विक भलाई के लिए ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का भी दौरा करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस सहित भागीदार देशों के संघ का सदस्य है। मैं मार्गियों युद्ध स्मारक में उन भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने साथ ही लिखा, मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाऊंगा। मैं अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक हूं। हालांकि जनवरी में उनकी ऐतिहासिक चुनावी जीत और उद्घाटन के बाद यह हमारी पहली बैठक होगी। मुझे भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के निर्माण में उनके पहले कार्यकाल में एक साथ काम करने की बहुत अच्छी याद है। भारत और फ्रांस 2 देश इतिहास, संस्कृति और नवाचार में समृद्ध हैं और एक गहरे और मजबूत रिश्ते से जुड़े हुए हैं। ये रिश्ता पिछले कुछ वर्षों में और अधिक सशक्त हुआ है। रणनीतिक रक्षा सहयोग से लेकर सांस्कृतिक आदान प्रदान तक ये साझेदारी आपसी सम्मान और साझा वैश्विक दृष्टि पर आधारित है। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट।
इतिहास, संस्कृति और नवाचार के समृद्ध दो देश भारत और फ्रांस का आपस में गहरा रिश्ता है और ये संबंध पिछले कुछ सालों में और ज्यादा मजबूत हुए हैं। रणनीतिक रक्षा सहयोग से लेकर सांस्कृतिक संबंध तक ये साझेदारी आपसी सम्मान और साझा वैश्विक आकांक्षाओं पर बनी हुई है। रक्षा एवं सामरिक भागीदारी भारत फ्रांस के संबंधों में सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है रक्षा सहयोग। फ्रांस भारत को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। राफेल लड़ाकू विमान कहिए, स्कॉर्पियन पनडुब्बियां या फिर हिंद महासागर में वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सुरक्षा और समुद्री सहयोग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोनों देश पायरेसी और क्षेत्रीय संघर्ष जैसी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए एक स्वतंत्र, खुले और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के पक्षधर है। स्पेस एवं टेक्नोलॉजी भारत और फ्रांस स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी अग्रणी देश रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी जलवायु निगरानी, उपग्रहों के प्रक्षेपण और डीप स्पेस मिशन पर आपस में सहयोग करते रहे हैं। ये साझेदारी दोनों देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और वैज्ञानिक अनुसंधानों को आगे बढ़ाने में भी मदद करता रहा है। ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सह संस्थापक के रूप में भारत और फ्रांस नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देश सतत भविष्य के लक्ष्य के साथ स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोजन पर मिलकर काम कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा में दोनों देशों के संयुक्त प्रयास से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका की है। शिक्षा और संस्कृति साहित्य से लेकर सिनेमा तक भारत और फ्रांस के बीच जीवन सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा है। हजारों भारतीय छात्र विश्वविद्यालयों के बीच छात्रवृत्ति और साझेदारी के कारण फ्रांस में पढ़ते हैं। भारत में फ्रांस के फैशन, भोजन और भाषा की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि फ्रांस में भारतीय संगीत, योगा और त्योहार प्रचलित होते जा रहे हैं। स्वतंत्र, लोकतंत्र और नवाचार के साझा मूल्यों के साथ भारत और फ्रांस अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के साथ दोनों देशों के बीच संबंध वैश्विक कूटनीति, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। तो प्रधानमंत्री फ्रांस की अपनी महत्वपूर्ण यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। उससे पहले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परीक्षा में शामिल हो रहे देश भर के बच्चों के साथ संवाद किया। इस बार कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में किया गया। यहाँ प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग राज्यों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम को लेकर इस साल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में इतना उत्साह था कि इस बार कार्यक्रम ने रजिस्ट्रेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस वर्ष कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड 3,56,00,000 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रेशर को डील करने का तरीका बताया। हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। Yes, sir. और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाता है। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। Yes, sir. उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। पीएम ने छात्रों को लीडरशिप स्किल डेवलप करने का गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी लीडर बनने के लिए टीम वर्क के साथ विश्वास जीतना भी आना चाहिए। लीडरशिप थोपी नहीं जाती। आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं क्या? आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपके व्यवहार को वो स्वीकार कर। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया,
और खुद गंदा कर रहे हो तो फिर आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं। हम उसको कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। यस सर। अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहां कम वहां हम। यस सर। अपने साथियों को जहां कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुंच जाऊं, उसको तकलीफ हो रही मैं पहुंच जाऊं, उसका विश्वास बढ़ेगा और बाद में वो फील करेगा ये तो मैंने किया, मैंने खुद ने किया। ये ठीक है 80% आपने मदद की थी, यस सर। लेकिन उसको लगेगा मैंने किया, वो उसका विश्वास बढ़ाएगा। और ये विश्वास जो है वो आपकी लीडरशिप को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री ने बच्चों की बातों को भी सुना, उनकी जिज्ञासाओं को भी जाना और उन्हें सकारात्मक बनने के लिए प्रेरित किया। मेरा नाम युक्ता मुखी है सर। छत्तीसगढ़। जी सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम छोटे छोटे जीत से खुश कैसे रहें, क्योंकि मैं ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ हर चीज़। क्या कारण है? आप खुद ही सोचती हैं कि और लोग कहते हैं इसलिए आप नेगेटिव हो जाती हैं? इतना परसेंटेज मैंने 10वीं में सोचा था कि 95 आ जाएंगे, लेकिन 93 आ गया, 2% कम हो गया, तो उसके में मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। देखो बेटे, मैं तो इसको सक्सेस मानूंगा। टारगेट ऐसा होना है जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज्यादा टारगेट रखा, वो बुरा नहीं है। और आपने 90, और आप देख लीजिए अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगी, आप 95 ले आओगी। आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा था और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा, क्योंकि आपको अपने विषय में भरोसा था। एक ही चीज को आप अलग तरीके से देख सकते। प्रधानमंत्री ने बच्चों को ये भी बताया कि जिंदगी में परीक्षा ही सब कुछ नहीं है, परीक्षा से परे हमें अपने अंदर सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए। हम इंसान हैं, आखिरकार हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हाँ सर। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते हैं। जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा कि ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पे चर्चा करने वालों से, उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। और परीक्षा पे चर्चा पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 साथी संवाददाता निशांत सौरभ और चंद्रशेखर। निशांत हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, चंद्रशेखर हमारे साथ सुंदर नर्सरी से जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले आप ही का रुख करते हैं कि किस तरह से 8वें संस्करण में प्रधानमंत्री एक तरह से बच्चों को एक बंद कमरे से लेकर सीधे सुंदर नर्सरी पहुंचे हैं। कितना बड़ा मैसेज भी है तमाम अभिभावकों को जो परीक्षा से पहले बच्चों को बंद कमरों तक सीमित रखते हैं और उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, कंसंट्रेशन होगा, बजाय कि प्रगति के और नजदीक ले जाना। जी बिल्कुल, एक अलग तरीके का फॉर्मेट था और एक अलग तरीके का जो बच्चे थे उनको भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक पॉजिटिव जो वाइब्रेंट एक तरीके से माहौल उनको देखने को मिला। और बंद कमरे से ज़्यादा जब फ्रेश एयर में जाकर के आप बातचीत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको साइकोलॉजिकली भी काफ़ी इम्पैक्ट उस चीज़ का पड़ता है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ कि उनको कैसा लगा इस बार, कितना मोटिवेशन मिला। अभी तो नया फॉर्मेट में भी इस बार मन की बात हुई है, परीक्षा पर चर्चा हुई है। बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगता है परीक्षा पे चर्चा देखने से। हम इतने रिलैक्स फील करते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हमारा एग्ज़ाम्स टाइम चल रहा है। हमें इतना मोटिवेशन मिलता है परीक्षा पे चर्चा, पीएम मोदी जी द्वारा जो लॉन्च एक ऐसा प्रोग्राम है जो पहली बार, एक पहला इनिशिएटिव जो उन्होंने दिखाया हमारे लिए, हमें बहुत अच्छा लगता है।
कितना मोटिवेशन मिलेगा जब एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग जाएंगे तो? हाँ, जब आपके प्रधानमंत्री आपके साथ है, आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है, तो आप लोगों को हमेशा मोटिवेशन तो मिलेगी। और बच्चे भी अपने व्यूज़ शेयर करते हैं प्रधानमंत्री से, तो वो जब भी उनकी क्वायरीज़ होती है वो शेयर करते हैं और प्रधानमंत्री उनका जवाब देते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगा। एक फ्रेंड की तरह बात करने की कोशिश की है उन्होंने, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी उसके दौरान हुए और उसका जो आंसर्स मिला, आपको लगा आपके प्रश्नों के जवाब भी उसमें मिल गए आपको? जी, हमें लगा कि उन्होंने जो हमें आंसर्स बताए है वो हमारे लिए बहुत अच्छे रहे। उन्होंने ये बताया है कि हमें छोटी-छोटी खुशियों में देखना चाहिए और एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। आपको क्या प्रेरणा मिली है इस पूरी चर्चा से? सर, हमें बेसिकली स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, हमें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और अच्छे से एग्ज़ाम्स देने चाहिए, खुश होकर एग्ज़ाम्स देने चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस लेके तो कुछ वैसे भी नहीं होता है। तो अपने अंदर भी देखना चाहिए हम कितने पोटेंशियल हैं, अगर हम इस चीज़ के पोटेंशियल नहीं है तो हम किसी और चीज़ के लिए बने। परीक्षा में चर्चा जो कार्यक्रम था, इससे पहले और अब में कितना बदलाव आया? पहले हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते थे, लाइक छोटी छोटी चीज़ें अगर हमारा कुछ गलत हो जाता था तो हम स्ट्रेस हो जाते थे, पर उनकी बातें सुन के अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है और ऐसा लगता है कि बस वो हमारी दोस्ती हैं। तो सुना आपने ऋतु, किस प्रकार से बच्चों में उत्साह है और इनके चेहरे देख करके आप समझ सकते हैं कि कितने खिले हुए हैं, कितना एक्साइटमेंट इनके अंदर है। इससे पहले काफ़ी स्ट्रेस महसूस करते थे, इन्होंने कहा जब ये कार्यक्रम से पहले, और जब प्रधानमंत्री की बातों को उन्होंने सुना, जो मोटिवेशन उन्होंने दी, जो अपने जीवन का अनुभव उन्होंने इसमें डाला, तो उसके बाद से काफ़ी ईगरली ये कह रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स आएँ और उसको हम आंसर जो है उसको सॉल्व करने लग जाएँ। वो मोटिवेशन जो चाहिए एक भावा की तरह, एक दोस्त की तरह, वो प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया है और उसका असर आप लाइव अब देख सकते हैं किस प्रकार से इनके चेहरे पर दिख रहा है। जी चंद्रशेखर, आप हमारे साथ बने रहिएगा इन बच्चों के साथ। निशांत हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। निशांत, 8वां संस्करण एक बिल्कुल अलग फॉर्मेट में, और जहां सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि साथ साथ कई ऐसी हस्तियां भी जुड़ेंगी इस पूरे सिलसिलेवार तरीके से, जिसपे बच्चों को मोटिवेट करना और साथ ही साथ आज के युवा को ध्यान में रखते हुए एक नए फॉर्मेट के तहत प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा को अब मोड़ दिया है। किस तरह से लगता है, क्या बड़े संदेश पीएम परीक्षा पे चर्चा मोटिवेशन के साथ साथ देना चाह रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस साल जो है परीक्षा पे चर्चा का फॉर्मेट बिल्कुल नया है, और इससे पहले जो 7 संस्करण हुए थे तो वो टाउन हॉल फॉर्मेट में होता था, जहां प्रधानमंत्री बच्चों से संवाद करते थे और बच्चे अपने सवाल पूछते थे और प्रधानमंत्री उनके जवाब देते थे। और इस साल बिल्कुल एक खुले वातावरण में, प्राकृतिक और शांत वातावरण में, नैसर्गिक माहौल में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और जहाँ तक इस साल जो फॉर्मेट में बदलाव की बात है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो परीक्षा का जो विषय है, ये छात्रों के फिजिकल और मेंटल वेलबींग से जुड़ा हुआ है, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने तमाम पहलुओं पर आज बच्चों से चर्चा की। कैसे पोषण के बारे में उन्होंने चर्चा की कि बच्चों को परीक्षा के दौरान क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। नींद पूरी लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे परीक्षा के दौरान नींद ना आने की शिकायत करते हैं, तो पूरी पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई बातें हुई, टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बातें हुई। और जैसा कि बच्चे बता रहे थे कि किस तरह प्रधानमंत्री की बातें सुन के वो प्रेरित होते हैं और परीक्षा का तनाव दूर होता है। और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस तरह से हमें परीक्षा को नहीं देखना चाहिए कि वो जीवन में सब कुछ है। तो प्रधानमंत्री के जो पिछले 7 संस्करण हुए हैं और ये 8वां संस्करण है, एक बात तो निकल कर सामने आई है कि बच्चे अब ये मानने लगे हैं कि परीक्षा जो है वो जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है और उसे उस तरह से लेनी चाहिए। और इस बार का जो फॉर्मेट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 अभी प्रधानमंत्री का आज बच्चों के साथ संवाद हुआ, इसके बाद 7 और एपिसोड आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कि अपने अलग अलग क्षेत्रों की 7 प्रमुख हस्तियां हैं, वो बच्चों के साथ फिजिकल और मेंटल वेलबींग पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा जो है वो अनुशासन से भी जुड़ा हुआ है, डिसिप्लिन। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो डिसिप्लिन के बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो एक एपिसोड ये होगा जिसमें कि MC मैरी कॉम, अवनी लेखरा जैसे जो खिलाड़ी हैं वो डिसिप्लिन पे चर्चा करेंगे। उसके अलावा जैसे मेंटल पीस, इनर पीस और मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, तो दीपिका पादुकोण और सद्गुरु एक एपिसोड होगा जिसमें वो बच्चों के साथ संवाद करेंगे। क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी, कैसे रचनात्मकता और सकारात्मकता के साथ परीक्षा की तैयारी करें।
तो विक्रांत मैसी और भूमि पेडनेकर ये दो प्रमुख हस्तियां होंगी जो कि इन विषयों पर चर्चा करेंगे। और उसके अलावा जो प्रधानमंत्री के अब तक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7 एपिसोड हुए हैं, तो उसमें जो पार्टिसिपेंट रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री की बातों से जिन्होंने प्रेरणा लेकर परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ऐसे जो शीर्ष 6 परीक्षाएं हैं, जैसे यूपीएससी की परीक्षा है, आईआईटी जेईई की परीक्षा है, एनडीए की परीक्षा है, उसके अलावा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के जो टॉपर रहे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना और उसे अपनाया और उससे उनको परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करने की प्रेरणा मिली, तो ऐसे टॉपर्स के साथ भी एक सेशन रखा गया है और वो बच्चों को बताएंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री की बातों से उन्हें प्रेरणा मिली है। तो बिल्कुल जो अब तक जो 8 संस्करण हुए हैं, हमने ये देखा कि जो पहला संस्करण हुआ था 2018 में, तब महज 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए और इस बार 3.5 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इन 8 सालों में ये जन आंदोलन बनकर उभरा है, ये मैं कहना चाहूँगा। और छात्रों को अब ये लगने लगा है कि प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो कि उनके बारे में सोचता है, उनकी चिंता करता है, उनको अपने गार्जियन, बड़े भाई, अपने गुरु के तौर पर उनसे बात करता है, इंटरेक्ट करता है, तो निश्चित तौर पर उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है और वो अधिक मोटिवेशन के साथ, अधिक सकारात्मकता के साथ परीक्षा में बैठते हैं। बिल्कुल निशांत, सकारात्मकता के साथ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम छात्रों के बारे में सोच रहे हैं, साथ ही साथ परीक्षा पे चर्चा के इस पूरे फॉर्मेट को बदलते हुए, दायरे को बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री के लगातार 8वें संस्करण तक अभिभावकों में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है कि वो बच्चों पे उस तरह का प्रेशर ना बिल्डअप करें एग्जाम से पहले या एग्जाम्स के दौरान भी, कि बच्चे किसी तरह के तनाव में आए। और यही कारण है कि मानसिक तनाव ना हो और मेंटल वेलबींग भी बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है, उस पर भी इस एक एपिसोड एकदम इस पे निर्धारित है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर, आपका भी, उन तमाम बच्चों का जो हमारे साथ जुड़े। निशांत, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए, इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज में त्रिवेणी के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान से पहले राष्ट्रपति ने मां गंगा को पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सूर्य को अर्घ्य दिया और सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। राष्ट्रपति का महाकुंभ दौरा प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई मिली है। वहीं महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रही है। महाकुंभ में अब तक करीब 44 करोड़ लोगों ने स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
त्रिवेणी संगम पर मां गंगा की आरती की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद राष्ट्रपति क्रूज से अक्षय वट के लिए रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने गंगा में प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाया। और बाद में राष्ट्रपति अक्षय वट पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। सनातन संस्कृति में अक्षय वट को अमरता का प्रतीक माना जाता है। ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी महत्ता पुराणों में भी वर्णित है। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज में रेल की व्यवस्था को लेकर कहा कि प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र के स्टेशनों से रिकॉर्ड 330 ट्रेनें चलाई गई हैं। महाकुंभ मेला के सभी रेलवे स्टेशन सुचारू रूप से चल रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिल के एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। और महाकुंभ से और खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता अश्विनी मिश्र। अश्विनी, सबसे पहले तो राष्ट्रपति आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी के बाद वो अक्षय वट पहुंची, वहां पे पूजा अर्चना की और अब वो और कुछ देर के बाद रवाना होगी। हालांकि हम जानते हैं कि माघ पूर्णिमा को लेकर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ कहे या श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि 330 ट्रेनें इस समय सुचारू तरीके से चल रही हैं। क्या है पूरी व्यवस्था प्रयागराज में, अगर जानना चाहें माघ पूर्णिमा को लेकर भी? निश्चित तौर से ऋतु, अगर देखें तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीसरी ऐसी राष्ट्रपति है जो महाकुंभ में पहुंची हैं। वो कुंभ पहुंची हैं प्रयागराज त्रिवेणी में, उन्होंने स्नान किया है, त्रिवेणी आरती की है। त्रिवेणी स्नान और आरती करने के बाद वो पहुंची हैं अक्षय वट में उन्होंने दर्शन किए हैं, लेटे हनुमान जी की पूजा अर्चना की है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि यहाँ पर कल्पवास भी कर चुके थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनकी बहुत गहन आस्था कुंभ और माघ मेलों के दौरान यहाँ पर थी, कई बार उनकी उपस्थिति हुआ करती थी। उसके बाद पिछले कुंभ में देखें तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के रूप में, और अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन, ये बताता है कि कितना बड़ा महात्मा है और कितना बड़ा लोगों का आस्था का केंद्र है प्रयागराज। प्रयागराज की अगर बात करें तो लोगों में थोड़ी सी इस बात को लेकर अफवाह है या कम जानकारी है कि प्रयागराज जंक्शन बंद कर दिया गया है। ये एकदम गलत है। प्रयागराज जंक्शन यानी कि जो पुराना इलाहाबाद जो मेन जंक्शन हुआ करता था वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालित है। यहाँ संगम क्षेत्र से सटा हुआ पहले का एक दारागंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जिसका नाम प्रयागराज संगम स्टेशन कर दिया गया है। प्रयागराज जंक्शन अलग है, प्रयागराज संगम अलग है। प्रयागराज संगम से ट्रेनों का परिचालन जो है वो 9 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक बंद किया गया है, यहाँ पर स्थानीय भीड़ को देखते हुए। उसके अलावा प्रयाग नाम से एक और स्टेशन है प्रयाग जंक्शन पूरी तरीके से चालू है। प्रयागराज स्टेशन जो मेन जंक्शन है वो पूरी तरीके से चालू है। प्रयागराज जंक्शन यानी पुराना इलाहाबाद जंक्शन मेन, प्रयाग जंक्शन यानी कि दूसरा स्टेशन जो जहाँ से लखनऊ के लिए ट्रेनें जाती हैं, और हावड़ा और कलकत्ता को जोड़ने वाला जो मेन जंक्शन है जिसको प्रयागराज जंक्शन कहा जाता है, पूरी तरीके से परिचालन है। हाफामऊ, छिवकी, नैनी आसपास के जितने हैं स्टेशन वो पूरी तरीके से परिचालित हैं। तो लोगों में केवल नाम को लेकर असमंजस है और लोगों को थोड़ा सा अल्प ज्ञान होने की वजह से कि प्रयागराज स्टेशन और प्रयागराज संगम स्टेशन, प्रयागराज वो जंक्शन है, ये प्रयागराज संगम स्टेशन है जी। तो ये स्थिति है। ट्रेनों का परिचालन पूरी तरीके से अनवरत जारी है। कल 330 से ज़्यादा ट्रेनें चली हैं। हाँ, ट्रेनों के परिचालन के लिए अगर देखें तो सुचारू व्यवस्था की गई है। लोगों को 21 भाषाओं में अलग अलग जानकारी दी जा रही है। लोगों का स्टेशन पर कंजेशन ना हो इसके लिए होल्डिंग एरिया में रखा जा रहा है। सबसे निवेदन किया जाता है कि वो तब पहुँचे स्टेशन पर ट्रेन अपनी आने से पहले। अलग अलग जगह पर डिस्प्ले लगाए गए हैं और लोगों को पूरा सहयोग और सहूलियत दी जा रही है। यहाँ की अगर बात करें तो राष्ट्रपति जी का अभी का जो कार्यक्रम है, अब इसके बाद वो थोड़ा अल्पाहार करने के बाद
वो डिजिटल जो एक्सपीरियंस है, जो डिजिटल कुंभ है, अभी उन्होंने डिवाइन कुंभ को देखा है, अब वो डिजिटल कुंभ का साक्षात्कार करेंगे और देखेंगे किस तरीके से भारत अपनी विरासत और विकास को दोनों को साथ साथ लिए आगे बढ़ रहा है। जंज्वार उठा है प्रयागराज में, निश्चित तौर से है। लोग करोड़ों की संख्या में प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। लगभग 45 करोड़ जो अनुमानित संख्या मानी जाती थी कि पूरे मेले में लोग आएंगे, उतना अभी लगभग उसके नज़दीक पहुँच चुके हैं। अभी मेला आने वाले दिनों में बाकी है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग लगातार प्रयागराज आ रहे हैं। जी अश्विनी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, यही माना जा रहा है कि, और श्रद्धालुओं का भी यही मानना है कि 144 साल में बने इस संयोग में हर कोई शामिल होना चाहता है और यही कारण है कि लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। ऐसे में जिस तरह से रेलवे के लिए आपने बताया कि कहीं जो अफवाह लगातार हो रही है कि कोई किसी जंक्शन को बंद किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी के साथ आने वालों के लिए क्या किसी तरह की कोई हिदायत, कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जब प्रयागराज में लोग पहुंच रहे हैं तो संसाधनों को लेकर भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो, उसे ध्यान में रखते हुए क्या किसी तरह के कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी, निश्चित तौर से मैं खुद यहाँ के दृश्य दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। जब वीआईपी मूवमेंट होते हैं तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लोगों के लिए होते हैं, तब जबकि हनुमान मंदिर अभी बंद कर दिया गया है आमतौर पर दर्शनार्थियों के आने के लिए। अक्षय वट सामान्यतः लोग जाते हैं। अक्षय वट और सरस्वती कूप जो है सेना के किले के अंदर था, वो लोगों के दर्शनार्थ खोल दिया गया है। लोगों की अगर सहूलियत की बात करें तो सारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो आस्था का पैरामीटर है, जो आस्था का जंज्वार है, उस पैरामीटर के आगे सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं कमतर इसलिए पड़ जाती है कि वो आस्था का स्तर ही इतना ज़्यादा ऊंचा है, जंज्वार का स्तर ही इतना ज़्यादा ऊंचा है कि आप समझे कि अगर लोग आके प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं कुंभ के दौरान, तो प्रयागराज खुद जंज्वार में स्नान कर रहा, आप ये मान के चल सकती हैं। फाफामऊ से लेकर झूसी तक, नैनी से लेकर सुलेम सराय तक पूरे लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में लोगों को आवागमन के लिए ये कहा जाता है कि वो गाड़ियां लेकर ना आए। जो बड़े बड़े वहाँ पर पार्किंग एरिया बनाए गए हैं, वहाँ पर अपनी गाड़ियां होल्ड कर दें। उन गाड़ियों के बाद वहाँ पर उनसे शटल सर्विसेज की व्यवस्था की गई है। शटल की बसें लेकर आती हैं जो मेला ग्राउंड के आसपास लोगों को छोड़ती हैं। सबसे ये ज़रूर सलाह और दरख्वास्त की जाती है, निवेदन किया जाता है कि अगर वो अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं तो उसको निर्धारित पार्किंग एरिया में खड़ी करें, और यही प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है। आज अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तरीके से उच्चाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रयागराज को आने वाले सभी मार्गों पर पुलिस की पेट्रोलिंग लंबे दिन रात शुरू कर दी जाए। आवागमन में जो लोगों का अव्यवस्था हो रही है, जो जाम लग रहा है, उसको तुरंत उसका निस्तारण किया जाए। तो ये दिशा निर्देश उच्चाधिकारियों को दिए गए हैं, पुलिस के अधिकारियों को दिए गए हैं। आवागमन में स्थिति ये है कि आप ये मान के चले कि हर कोई पहुंच रहा है, हर कोई अपने साधन से पहुंच रहा है, हर कोई अब साधन संपन्न हो भी गया है। लोग पब्लिक ट्रेन और बसों के जरिए जितना आ पा रहे हैं, उसके अलावा अन्य जरिए अपने निजी वाहन ही होते हैं, तो उन निजी वाहनों को निश्चित स्थान पर खड़ा करके जो शटल बसें हैं उनको वो लेकर आए प्रयागराज में और त्रिवेणी स्नान के लिए। और एक अपेक्षा ये भी की जाती है कि सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, स्नान करें, दान करें, व्यवस्था में भी अंशदान करें। ऋतु जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण दिन अश्विनी आज का है। कई कारणों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कुंभ पहुंची, आस्था की डुबकी लगाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की तीसरी राष्ट्रपति हैं जो कुंभ पहुंची हैं, और ऐसे में इससे पहले देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीसरी राष्ट्रपति देश की हुई जो महाकुंभ पहुंची हैं। लगातार व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, संसाधनों की कमी ना हो, इसका ध्यान प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बनाए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी पूरी जानकारी के लिए। यूपी सरकार ने प्रयागराज जंक्शन को बंद करने संबंधी मीडिया की खबरों पर जानकारी दी है। सूचना के अनुसार प्रयाग जिला प्रशासन के आदेश अनुसार उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का प्रयागराज संगम स्टेशन तारीख 9 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे से दिनांक 14 फरवरी की रात्रि 12 बजे तक यात्री आवागमन के लिए बंद रहेगा। साथ ही महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले अन्य 8 स्टेशनों प्रयागराज शिवगी, नैनी, प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, प्रयाग, फाफामऊ, प्रयागराज रामबाग एवं झूसी से नियमित और स्पेशल ट्रेनों का परिचालन नियमित रूप से चल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचेंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंधों पर भी चर्चा होगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। ऐसे में सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं। और एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की आज से शुरुआत हो गई है। ये शो बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आज से 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें कई आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया शो के कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में बढ़ोतरी कर रहा है। एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है, जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। एक तरफ जहां परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयुध का महाकुंभ चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शांति स्थापना से ही बेहतर वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्र की मजबूती अति आवश्यक है। शांति कभी भी सुरक्षा की कमजोर स्थिति में हासिल नहीं की जा सकती। शांति का बट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो आज से बेंगलुरु में शुरू हो गया है। 10 से 14 फरवरी तक ये जारी रहेगा। एयर शो के पहले दिन भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस एरो शो का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह के साथ ही कई बड़ी हस्तियां यलहंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित एरो शो इंडिया 2025 में शामिल हुई। भारतीय सैन्य शक्ति का प्रदर्शन इस एरो शो में दिखाई देता है। साथ ही साथ एशिया का सबसे बड़ा एरो शो, जहां एक तरफ भारत की आत्मनिर्भरता को, सैन्य क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने रखता है, वहीं ये एक ऐसा मौका है जहां दुनिया के तमाम देश भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में अपने सहयोग को लेकर आगे बढ़ेंगे। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया आज से शुरू हो चुका है और एयर शो के पहले दिन भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया। एरो इंडिया का ये महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एरो इंडिया का महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने इस मौके पर जहां एक तरफ भारत की सनातन आध्यात्मिक शक्ति महाकुंभ के आयोजन का जिक्र किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एरो इंडिया को भारत की सैन्य शक्ति का महाकुंभ कहा।
और बढ़ते हैं आगे अन्य खबरों में। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज 7वां दिन है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चला। प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम प्रश्न पूछे। लोकसभा में शून्यकाल में सांसदों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही संसद के दोनों ही सदनों में बजट 2025-26 पर चर्चा शुरू होगी। लोकसभा में ये चर्चा पिछले सप्ताह ही शुरू हो गई थी। राज्यसभा में चर्चा आज से शुरू होगी। आम बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में कल चर्चा का जवाब देंगी। इसके साथ ही राज्यसभा में नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 पेश करेंगे। ये विधेयक हवाई अड्डे से एक तय दूरी के भीतर आने वाली इमारतों, संरचनाओं या पेड़ों को हटाने या उसमें बदलाव करने का निर्देश जारी कर सकती हैं। विधेयक में इस प्रक्रिया के दौरान प्रभावित होने वाले लोगों को मुआवजे दिए जाने का भी प्रावधान है। क्षतिपूर्ति की रकम परस्पर समझौते से तय की जाएगी। अगर समझौता नहीं हो पाता तो सरकार किसी आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कर सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद सदस्यों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और सांसदों की सदन में भागीदारी बढ़ाने की बात कही। सदन में लगातार विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही को बाधित करना संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। देश के विकास और सदन में देश हित के लिए फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने संसद की गरिमा को बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के कामकाज की सराहना भी की। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र विधानमंडल के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना पढ़ने में उपस्थित लोगों का नेतृत्व करते हुए ये बातें कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस को अपना व्यवहार सुधार कर रचनात्मक बनने की सलाह दी है। साथ ही संसद अवरोध करने को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। रचनात्मक अपोजिशन भूमिका आप लोगों को निभाना चाहिए, नहीं तो लोग और आप आने वाले दिनों में और भी आपको, अभी तो कम से कम आप इस बार अपोजिशन लीडर बन गए हैं पार्लियामेंट में, ऐसे ही व्यवहार करते थे, ठीक तरह से सदन चलाने न देना, छोटे छोटे विषय को लेके सदन को स्थगित करना, रकस करना, ये कम से कम अभी से छोड़ देना चाहिए। और लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के साथ जॉर्ज सोरोस के संबंधों को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अरबपति जॉर्ज सोरोस के संगठनों ने भारत में अराजकता फैलाने के लिए फंडिंग की। उन्होंने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के संबंधों और फंडिंग की जांच की मांग भी की। कि यूएसएड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया। यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया। तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएसएड ने पैसा दिया या नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच हो और उन सबों को सलाखों के पीछे रखे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय जन औषधि प्रशासन अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान 13 ऐसे राज्यों के लिए चलाया जा रहा है जहां लिम्फेटिक फाइलेरिया के मामले हैं। ये पहल शारीरिक विकृति लाने वाले इस रोग से लाखों लोगों को बचाने और भारत की लिम्फेटिक फाइलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के उद्देश्य से है। इस अभियान के तहत 10 फरवरी से 111 एंडेमिक जिलों में 17.5 करोड़ लोगों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने 2030 के एसडीजी लक्ष्य से पहले लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए 5 आयामी रणनीति के कार्यान्वयन की अपील की। भारत ने 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है।
एक शो में यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादी की टिप्पणी पर हुए विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में पता चला है, मैंने अभी तक इसे नहीं देखा है। चीज़ों को गलत तरीके से कहा और प्रस्तुत किया गया है। हर किसी को बोलने की आज़ादी है, लेकिन हमारी आज़ादी तब खत्म हो जाती है जब हम दूसरों की आज़ादी का हनन करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में कुछ नियम होते हैं, अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो ये बिल्कुल गलत है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए समाज में अमर्यादित बयान देने के लिए यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादी और समय रैना के खिलाफ मुंबई के पुलिस कमिश्नर और महिला आयोग के अध्यक्ष को एक शिकायत पत्र भी भेजा गया है। दरअसल समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादी शामिल हुए थे। शो में रणबीर अपने वल्गर सवाल की वजह से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें रणबीर ने पेरेंट्स रिलेशनशिप पर एक विवादित टिप्पणी कर दी। ये बयान सुनकर सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है। यूजर्स ने रणबीर को बायकॉट करने की मांग की है और उनके पॉडकास्ट न देखने की अपील की है। और तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में कथित मिलावट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के नेतृत्व में जांच कर रही है। एसआईटी ने ये गिरफ्तारी की है। 2 आरोपी बिपिन जैन और पोमी जैन भोले बाबा डेयरी से हैं, जबकि अपूर्व चावड़ा वैष्णवी डेयरी और राजू राजशेखरन एआर डेयरी से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक वैष्णवी डेयरी के अधिकारियों ने मंदिर को घी की आपूर्ति करने के लिए एआर डेयरी के नाम से निविदा हासिल की और प्रक्रिया में हेराफेरी करने के लिए फर्जी रिकॉर्ड बनाने में भी शामिल रही। एसआईटी ने यह भी खुलासा किया है कि वैष्णवी डेयरी ने झूठा दावा किया था कि वह भोले बाबा डेयरी से घी प्राप्त करती थी, जबकि अधिकारियों ने पाया कि भोले बाबा डेयरी के पास मंदिर बोर्ड की मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर की फतेहगढ़ चूड़िया पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला करने वाले 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लवप्रीत, करणदीप और बूटा सिंह के रूप में हुई है। रात करीब 11 बजे जब पुलिस ने इन आतंकियों को काबू करने की कोशिश की, तभी एक आतंकी भाग निकला और पुलिस पर फायरिंग करने लगा। इसके बाद पुलिस और आतंकी के बीच काफ़ी देर तक एनकाउंटर चला, जिसमें एक आतंकी जख्मी हो गया। साथ ही अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि अमृतसर पुलिस ने एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ। 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਕਰਨਦੀਪ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। 2 ਜਣੇ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੁਕਾਮ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ AK-47 ਰਾਈਫਲ ਔਰ ਇੱਕ ਗਲੌਕ .30 ਪਿਸਟਲ और .32 बोर ਦਾ ਹੋਰ ਪਿਸਟਲ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ अलग-अलग बरामद किया गया। और पद संभालने के बाद ताबड़तोड़ फैसले ले रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज एक और महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह आज स्टील एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ की घोषणा करेंगे। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि यह आदेश मंगलवार या बुधवार से प्रभावी हो जाएगा।
ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अगर दूसरे देश अमेरिका से आयात शुल्क लेते हैं तो अमेरिका भी उनसे उतना ही आयात शुल्क लेगा और ये सभी देशों पर लागू होगा। ट्रंप ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना और व्यापार असंतुलन को सुधारना है। और मिड प्राइम में अब खेल की खबरों के लिए हम जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं सुचित्रा। जी सुचित्रा। शुक्रिया ऋतु। शुरुआत करते हैं क्रिकेट के साथ। भारत ने 3 मैच की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। इंग्लैंड से मिले 305 रन के लक्ष्य को भारत ने 45वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को शानदार शुरुआत दी। शुभमन गिल 52 गेंद में 60 रन की पारी खेलकर आउट हुए। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 90 गेंद में 12 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 119 रन की शानदार पारी खेली। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 304 रन बनाए। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट हासिल किए। बात शतरंज की। फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में आज भारत के डी गुकेश का सामना फैबियानो कैरुआना से होगा। मौजूदा विश्व चैंपियन गुकेश अब तक इस प्रतियोगिता में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं। रविवार को क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में कैरुआना ने गुकेश को मात दी थी। यूपी वॉरियर्स ने WPL 2025 के लिए दीप्ति शर्मा को कप्तान बनाया है। टीम की नियमित कप्तान एलिसा हीली चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। दीप्ति वॉरियर्स की नियमित खिलाड़ी रही हैं और बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करती रही हैं। एशियाई खेलों की पदक विजेता ज्योति याराजी का बेहतरीन प्रदर्शन राष्ट्रीय खेलों में भी देखने को मिला। ज्योति ने 110 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। ज्योति के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली ये प्रतियोगिता बेहद उपयोगी है। ज्योति याराजी से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। ज्योति याराजी वो धाविका हैं जो भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक वरदान साबित हुई हैं और राष्ट्रीय खेलों में भी उनकी चमक देखने को मिली है। ज्योति, इस राष्ट्रीय खेल में भी आप स्वर्ण पदक के साथ सामने आई हैं। क्या कहेंगी अपने परफॉर्मेंस को लेकर के और जो पिछला परफॉर्मेंस था उससे कितना बेहतर इस बार रहा आपका? बिफोर नेशनल गेम्स इतना मैं फिट में नहीं था क्योंकि तो एंड ऑफ द ईयर, सो मैंने थोड़ा रेस्ट लेने के लिए कोशिश किया था, बट स्टिल आई परफॉर्म्ड ओके। बट दिस सीजन इज वेरी गुड। भारतीय एथलीट कम्पीट कर रहे हैं, खासतौर से जिस तरह से आपने अभी फ्रांस में जो एलिट वो हुआ था इंडोर, उसमें अपना परफॉर्मेंस दिया था, तो जितना एक्सपोजर मिल रहा है इसका कितना फायदा मिल रहा है? मेरे को बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट से मेरे को इतना अच्छा सपोर्ट मिला तो सो मैं और आगे बढ़ सकती हूँ, मेरे टारगेट को रीच हो सकती हूँ करके सोच रही हूँ। और आपने जो पूछा कि फॉरेन कॉम्पिटिशन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर, ताकि वो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ा सकते। जब भी हमने एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स को जाके कम्पीट करते हैं, इट्स लाइक अ सेम। आपका यहाँ से नेक्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है, किस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं एशियन गेम्स पे तो नज़र होती है लेकिन उससे पहले जितने इवेंट होते हैं उसको किस तरह से आप कम्पीट करने की तैयारी कर रहे हैं? अभी उसके बाद तो फेडरेशन कप है सर, तो फेडरेशन कप के लिए हम रेडी होते हैं। थोड़ा अभी ट्रैवलिंग हो गया तो मेरे बॉडी थोड़ा रिलैक्स करके फिर अगेन आई विल ट्राई टू रन फास्ट। कितना बदलाव आप देख रही हैं भारतीय एथलेटिक्स में? बहुत ही अच्छा से इम्प्रूव हुआ सर। पहला आपने देखा तो बहुत 13-9 ऐसा करता था, मतलब 2-3 इयर्स के पहला, बट अभी लड़की लोग बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं और एक को एक देख के बहुत अच्छे से हम सीख पा रहे हैं। उत्तराखंड के इस ट्रैक के बारे में क्या कहेंगी जिस तरह से ये स्मार्ट ट्रैक जो है वो सामने है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ही ग्लैड हूँ इधर हूँ, और क्योंकि हमको इतनी अच्छा ट्रैक दिया। इट्स ए न्यू एंड फास्ट ट्रैक एंड बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन और बहुत अच्छा क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। मेरे को तो बहुत पसंद ही आया। सो थैंक यू सो मच हैविंग मी हियर। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं ज्योति याराजी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बेहद मजबूत हुआ है। साथ ही साथ वो अपनी तैयारी को लेकर के कह रही हैं कि वो ये जो मंच होते हैं इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो एथलीटों को मिलता है और जो एक बड़े रूप में इसका जो बड़ा स्तर का जो फ़ायदा होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देखने को अक्सर मिल जाता है। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़,
देहरादून, उत्तराखंड। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं ऋतु के पास। बहुत धन्यवाद सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। और खेल की इन्हीं खबरों के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।